तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा डिस्कस किया था। अभी एक और कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स में हम लोग जाने वाले हैं जहाँ पे दो मिरर्स एंगल पे रखे हुए और हम जानना चाहते हैं कि टोटल कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रॉब्लम से और उसके बाद उसको धीरे धीरे करके जनरलाइज करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि होगा क्या। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या दे रखा है, एक मिरर मेरा हॉरिजॉन्टल मिरर है, एक मेरा वर्टिकल मिरर है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी कितनी इमेजेस बनेंगी। तो सब लोग ध्यान से सुनना, होगा क्या। पहले तो इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर में डायरेक्ट इमेज बनेगी, इसको I2 बोल दिया मैंने। ठीक है, M2 में जो इमेज बनी उसका नाम I2 रख दिया। ऐसे ही दूसरे वाला जो मिरर है, ये नीचे वाला मिरर, इसमें भी एक डायरेक्ट इमेज बनेगी, उसका नाम I1 रख दिया। ठीक है, अब क्या है, ये देखो M2 के लिए ये अभी भी सामने है, I1 जो है ये सामने है M2 के, इधर पीछे नहीं है। इसका मतलब क्या, अब I1 से जो रेज निकल रही होंगी ये कहीं ना कहीं M2 पे पड़ रही होंगी, इधर जब तक वो सामने है तब तक उससे रेज पड़ रही होंगी। होगा क्या, यानी यहाँ से क्या है, ये I1 कैसे बना, ऐसे करके रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है। तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है वो कैसे बिहेव कर रही है, एज इफ वो I1 से ओरिजिनेट हो रही है। समझ में, क्योंकि I1 M2 के सामने है, इसलिए I1 की फर्दर रिफ्लेक्शन होगी। समझ में आ रही बात के लिए, I1 की फर्दर रिफ्लेक्शन होगी, ये मान लो ये I1 की फर्दर रिफ्लेक्शन होगी, I4 इमेज बनी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखो जो I2 है, I2 जो है M1 के अभी भी सामने के रीजन में, सामने के रीजन में, तो फिर I2 की भी फर्दर एक और इमेज बन सकती है। क्योंकि हुआ क्या होगा, देखो I2 कैसे बना है, यहाँ से ऐसे करके ऐसे रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे करके ऐसे आ रही होंगी, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो वापस M1 पे पड़ी होंगी। तो इसका मतलब क्या, ये दोबारा से M1 के लिए ऑब्जेक्ट की तरह सर्व कर रहा होगा I2, तो इसकी वजह से क्या एक और इमेज बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे I3 और I4 कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा होगा, रेक्टेंगल टाइप की ज्योमेट्री बन रही है, तो I3 और I4 कोइंसाइडिंग है। अब सवाल ये है कि क्या ये I3 और I4 की फर्दर इमेजेस बनेंगी या नहीं बनेंगी। तो अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर I3 यहाँ पे बन रहा है यानी इससे कहीं किसी डायरेक्शन में तो रेस चलती हुई दिख रही होंगी तुमको, है ना। लेकिन क्योंकि ये इस मिरर के भी पीछे है और ये इस मिरर के भी पीछे है, इसका मतलब क्या है, दोनों मिरर्स के पीछे, यानी इनसे कोई भी रे कहीं पे भी निकल रही होगी वो किसी भी मिरर पे पड़ने वाली नहीं है फर्दर, राइट। तो एक बार कोई इमेज मिरर के पीछे चली गई, उसकी फर्दर इमेज नहीं बनेगी। समझ में आई बात की नहीं, अगर किसी मिरर के पीछे बन गई कोई इमेज तो उसका फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रिफ्लेक्शंस कब तक चलते रहेंगे, जब तक वो मिरर के सामने, तब तक रिफ्लेक्शंस चलते रहेंगे। पीछे चला गया तो कोई फर्दर इमेज नहीं बनेगी। तो इस केस में क्या हो गया, हमारी 3 इमेजेस बन गई। समझ में आया। इनफैक्ट ये भी तुम देख पाओगे कि यहाँ पे जितनी भी इमेज बनी है वो सारे के सारे जो मिरर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसके रेडियस का अगर एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो इस सर्कल पे लाई करनी है। ठीक है, इसको और आगे हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी इतना समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्योंकि 90 डिग्री एंगल है इसलिए कोइंसाइडिंग इमेज बनी है। समझ में आई बात के लिए, अगर ये 90 डिग्री है, 89 डिग्री हो जाता या 91 डिग्री हो जाता तो फिर कोइंसाइडिंग इमेज नहीं होती। ठीक है, तो इस केस में कोइंसाइडिंग इमेजेस होती हैं तो हम इसको बोलते नहीं, दो इमेजेस को बोलते एक ही है। जब एक्जैक्टली पॉइंट इमेज कोइंसाइड कर रही है तो हम बोलते हैं 3 इमेजेस बन रही है, बट एक्चुअली वो तीसरी मतलब वो कोइंसाइडिंग है। अगर 89 डिग्री होगा तो 4 इमेजेस हो जाएंगी, 91 डिग्री होगा तो फिर से 4 इमेज हो जाएंगी। समझ में आ रही बात की नहीं, और उसके बाद फिर फर्दर रिफ्लेक्शन दोबारा से नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं जल्दी से क्या लिखा। Whenever an object is placed between two mirrors, the image formed by one mirror serves as an object for the other mirror, provided it is formed in front of the other mirror. Thus, several images are formed until the image by one of the mirrors is behind the other mirror. ठीक है, now no more reflection is possible. पीछे है तो कोई रिफ्लेक्शन फर्दर होगा नहीं। All such images lie on a circle with radius equal to the distance between the common edge of the mirrors and the point object. इस रेडियस के सर्कल पे ये होगा। ठीक है, for instance in the figure shown above, O is the object and I1 and I2 are its images due to the direct reflection. ये direct reflection की images है in horizontal and vertical mirrors respectively. Now since I1 is in front of M2, it is further reflected in M2 to form I4, and similarly since I2 is in front of M1, it is further reflected to form I3. समझ में आई, अभी वही जो मैंने बात बोली थी वही सब लिखा हुआ। ठीक है, which happens to coincide with I4. Now I3 and I4 are behind the both the mirrors, so they do not undergo further reflection. Thus here total number of images appearing is 3. I3 और I4 coincide. 3 ही बोलेंगे, 4 नहीं बोलेंगे। ठीक है, however you can check that instead of 90 degree if the angle between the mirrors was 89 degree और 91 degree. प्लॉट तो कर ही सकते हो इस तरह से परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस करके, तो देखोगे 89 डिग्री पे भी दोनों इमेजेस पीछे चली जाएंगी, जो शैडो रीजन कह सकते हो उसको। ठीक है, लेकिन वहां पे 4 होंगी कोइंसाइड नहीं कर रहे। यू वुड एबल टू सी 4 डिस्टिंक्ट इमेजेस। The procedure described here can be used for finding image formation for any arbitrary case. किसी भी arbitrary case के लिए हम इस तरह से प्लॉट करते जाएंगे। क्या करोगे, इसमें इमेज बनाई, वो इमेज दूसरे मिरर में रिफ्लेक्ट की, फिर ये रिफ्लेक्टेड इमेज को फिर पहले मिरर में रिफ्लेक्ट, तो कंटीन्यूअस रिफ्लेक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और जितनी भी मिरर आएंगी आ जाएंगी, जब तक शैडो रीजन में नहीं चली जाती कोई इमेज उसका फर्दर रिफ्लेक्शन बंद नहीं होगा। जैसे शैडो रीजन में चले गए फर्दर रिफ्लेक्शन बंद करके इमेजेस कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं।
ठीक है, तो this procedure can be used for finding image formation due to any arbitrary case. However, later on we will also see be stating an algorithm for quickly finding number of images. तो ये अभी मान लो 1 डिग्री का एंगल है तो बहुत सारे रिफ्लेक्शंस हो जाएंगे, तो उसमें जल्दी से कैसे निकालना है वो हम लोग बाद में एक एल्गोरिदम भी सीखेंगे, उसका क्विक मेथड। बाकी मेथड बेसिक फिजिक्स समझ में आ रही है क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं चाहता हूँ खुद से ट्राई करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरा, ये M1 है मेरा मिरर, ये मेरा M2 मिरर है और इनके बीच में आपस में 120 डिग्री एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सोर्स S है, ठीक है। अब इस S की टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी वो प्लॉट करनी है हमको, ठीक है। केयरफुली प्लॉट करो। अच्छा, इन सब क्वेश्चन में जहां तक हो सके माइंड से टू द स्केल बनाने की कोशिश किया करो, थोड़ा फीलिंग से कि 120 डिग्री पता है, नहीं तो क्या है कई बार अननेसेसरली फैलेसीज तुमको दिखने लग जाएंगी। तो 120 को 120 जैसा दिखाओगे तो तुम्हारा ज्यादा चांस है कि सही से विजुलाइज करोगे प्रॉब्लम। एज फार एज पॉसिबल डिस्टेंसेस और एंगल्स जो टू द स्केल ड्रॉ करने की कोशिश करो अपने माइंड से, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है, ये मेरा सोर्स है, तो इस सोर्स की पहले तो डायरेक्ट इमेज बना दी मैंने I1, ठीक है। अब I1 तुम देखो तो ये M2 के पीछे चली गई है, तो I1 का फर्दर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, दिख रहा है। M2 के पीछे के रीजन में है I1, तो यहाँ से मुझे पता कोई भी अगर I1 बन रही तो इसी से कुछ किसी तरफ तो रेज निकल रही होंगी, लेकिन किसी मर्जी तरफ रेज निकाल दो वो पक्की बात है M2 पे तो इंसिडेंट होने से रही, ठीक है। तो इसकी फर्दर इमेज नहीं बनेगी। अच्छा, फिर क्या है, इसकी M2 में डायरेक्ट इमेज बनेगी, यहाँ से ये 30 डिग्री बराबर एंगल होंगे, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस इक्वल है तो एंगल्स भी ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे मेरी ये डायरेक्ट इमेज बन गई। वो क्या है, ये जो इमेज बनी है M1 के अभी भी सामने के रीजन में, तो ये M1 के सामने है तो इससे कुछ रेज M1 पे अभी पड़ सकती है, राइट। तो इसका फर्दर रिफ्लेक्शन होगा। अब ये इमेज यहाँ पे बन गई, तो एक I3 ये आ गया, एक I1, ये I2 और I3। अब I3 का फर्दर रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये M1 के पीछे M2 के पीछे, इज इट नॉट? समझ में बात करी, ठीक है। इनफैक्ट जिस मिरर से बना है उसके दूसरे वाले मिरर से ही देखना, उसके पीछे है ये, है ना, क्योंकि ये बना किससे, ये M1 से बना है और M2 के पीछे, इतना काफी है। क्योंकि सेम मिरर से 2 बार तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं ना, ठीक है। तो जो मेरा M1 से इमेज बना है उसको M2 से चेक करना है कि M2 के पीछे ये आ गया, M2 के पीछे है तो इसका मतलब क्या, M2 से फर्दर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सेम मिरर से 2 बार तो हो ही नहीं सकता रिफ्लेक्शन, ठीक है। नहीं समझ में आई बात करनी। तो बस, तो वी हैव ओनली 3 इमेजेस, ये शैडो रीजन में चला गया, ठीक है, दोनों मिरर्स की शैडो में चला गया ये, ओके क्लियर। जो हमने एक्सपीरियंस गेन किया 2 एग्जांपल से, इसके बेसिस पे हम कुछ पॉइंट्स स्टेट करने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करने के लिए। तो क्या-क्या पॉइंट्स हैं हमारे, वो अभी ध्यान से सुनते जाओ। क्या है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट एंगल थीटा इन फ्रंट ऑफ द मिरर्स द इमेज विल आल्सो बी एट एन एंगल थीटा बिहाइंड द मिरर्स। ये थीटा मतलब समझ गए कौन से थीटा की बात कर रहे हैं। जैसे ये जो वर्टेक्स से ये इस ऑब्जेक्ट को जोड़ना, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, ये मतलब है इसका, ठीक है। अगर थीटा एंगल है तो इमेज का भी एंगल सेम थीटा होगा, ये पहली बात है, ठीक है। और all these images lie on a circle whose center is the point of intersection of the mirrors। ये भी बात समझ में आती है, क्यों होगा वो भी समझ में आ रहा है ना लॉजिक से। The radius of the circle is equal to the distance between the object, the point of intersection between the mirrors and the object। वो मेरा रेडियस का सर्कल पे सारी इमेजेस लाई करने वाली, ओके। फिर क्या लिखा, रिफ्लेक्शन विल कंटिन्यू टू टेक प्लेस टिल द इमेजेस लाई इन द फ्रंट ऑफ द प्लेन ऑफ द मिरर। इन अदर वर्ड्स, रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट रीच द नेक्स्ट मिरर अगेन, फर्दर इमेजेस विल नॉट फॉर्म। जब तक रेज नहीं पहुंचेंगी फिर फर्दर इमेज नहीं बनेगी। जनरल रूल क्या है हमारा इमेजेस निकालने का, अब टोटल मेरा 360 डिग्री है और थीटा मेरा मान लो एंगल बिटवीन द मिरर से लेटेस्ट से। तो अगर मेरा 360 बाई थीटा इंटीजर है तब बहुत ही आसान है नंबर ऑफ इमेज निकालना, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 360 बाई थीटा अगर इंटीजर है, अगर ये इवन आ रहा है मेरा, तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1 हो जाएगी, क्योंकि एक ओवरलैपिंग बनेगी हमेशा। जैसे 390 डिग्री जैसे था हमारा, 360 बाई 90 क्या था 4, तो उसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 3। 360 बाई थीटा जब भी इवन नंबर आएगा हमेशा एक ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। ये चाहो तो प्लॉट करके देख सकते हो, 60 डिग्री लेके प्लॉट करके देख सकते हो। तो उस केस में क्या है, 360 बाई थीटा -1 ये मेरे नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे अगर इवन आ रहा है तो, ठीक है। अगर ऑड इंटीजर है तो ऑड इंटीजर में फर्दर 2 केसेस बनेंगे। क्या, अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तब फिर दोबारा से m-1 इमेज हो जाएगी, अगर एंगल बाइसेक्टर पे ऑब्जेक्ट रखी है तो, ठीक है। और अगर कहीं और रखा है ऑड में तो फिर 360 बाई थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट इज एट अनदर प्लेस नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m, ठीक है। तो ऑड केस में बाइसेक्टर पे नहीं है तो 360 बाई थीटा, अदरवाइज वापस 360 बाई थीटा -1। अब फ्रैक्शन है तो क्या करोगे, 360 बाई थीटा हो सकता है फ्रैक्शन आ जाए, जैसे 89 डिग्री है या 91 डिग्री तो फ्रैक्शन आ जाएगा ना। तो उसके लिए क्या तरीका, हाँ सॉरी, हाँ फ्रैक्शन यानी इंटीजर नहीं है तो क्या करेंगे, सॉरी माय बैड। तो अगर वो इंटीजर नहीं आ रहा है तुम्हारा 360 बाई थीटा, फ्रैक्शन आ रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके लिए तरीका क्या है वो अभी ध्यान से देखते जाओ यहाँ पे। तो इस इमेज को ये मैं थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ और तरीका भी समझो होगा क्या।
तो यहाँ पे देखो ये मेरा M1 मिरर है, ये मेरा M2 मिरर है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो M1 से अल्फा एंगल पे और M2 से बीटा एंगल पे है, ठीक है। M1 से अल्फा एंगल पे और M2 से बीटा एंगल पे। तो अभी अगर ऑब्जेक्ट मेरा M1 से अल्फा एंगल पे, तो पहली इमेज तो वापस इससे पीछे अल्फा एंगल पे ही बनेगी, ठीक है। और इसकी जो पहली इमेज है M2 से वापस बीटा एंगल पे बनेगी, इक्वल इंक्लाइंड होती है। अब अगली इमेज कहाँ बनेगी, तो ये देखो ये जो अल्फा एंगल पे इधर पीछे इमेज बनी है, इसका इस वाले मिरर से टोटल एंगल क्या हो जाएगा, अगर इस पूरे को मैंने थीटा बोला तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो अगली इमेज बन रही है वो कितने पे बनेगी, सोचो, वो अल्फा प्लस थीटा पे बनेगी, M2 से अल्फा प्लस थीटा पे बनेगी, समझ गए। मैं कोऑर्डिनेट्स जो लिख रहा हूँ ना, एंगुलर कोऑर्डिनेट्स, वो रिस्पेक्टिव मिरर से लिख रहा हूँ। तो इसका यहाँ पे अल्फा बना, इसका यहाँ पे यहाँ से बीटा बना, फिर इसका जो अगली इमेज आई इसका अल्फा प्लस थीटा बना। इसी तरह से इसमें जो अगली इमेज आएगी M1 में, जो I1 फर्दर रिफ्लेक्ट होगा, वो क्या होगा, उसका एंगल इससे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस थीटा हो जाएगा, राइट। तो अगली इमेज फिर बीटा प्लस थीटा पे बनेगी, समझ में आई बात करी। तो क्या समझ में आ रहा है, सक्सेसिव इमेजेस के लिए वो थीटा इस तरह से करके ऐड होते जा रहा है, दिख रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके हम लोग काम करते जाएंगे, कब तक काम करते जाएंगे, जब तक कि शैडो रीजन में नहीं पहुंच जाते हम लोग, ठीक है। तो तरीका क्या हुआ, देखो अगर मुझे ट्रेस करना है, तो पहली इमेज का अल्फा आया, इधर बीटा आया, फिर क्या किया, यहाँ पे थीटा ऐड किया तो बीटा प्लस थीटा आएगी M1 में अगली इमेज का कोऑर्डिनेट, समझ में आना ना एल्गोरिथम रे डायग्राम से। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, यहाँ पे फिर अल्फा प्लस थीटा आएगा, यही आ रहा था आपने देखा। अब क्या, अब वापस यही पैटर्न रिपीट होते रहेगा, बार बार यही तो करते जाना। तो यहाँ पे थीटा ऐड करते जाओ, यहाँ पे थीटा ऐड करते जाओ, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा ऐड करते जाओ, ठीक है। ये कब तक करते जाना, जब तक कि ये 180 डिग्री से छोटा रहता है। क्यों 180 डिग्री से बड़ा, मतलब वो शैडो रीजन में जा चुका है, देखो किसी भी मिरर से 180 डिग्री के पीछे, समझ में आई बात की नहीं। तो ये एल्गोरिथम को कंटिन्यू करना जब तक 180 से छोटा वैल्यू रहता है, ठीक है। तो पढ़ देता हूँ जल्दी से, क्या लिखा मैंने। इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू मिरर्स M1 and M2, an object O is position forming angle alpha and beta with the mirrors as shown in the figure. The figure shows the reflected, the method for plotting successive, ठीक है, ये सब छोड़ देता हूँ। Algorithm क्या, for any object in front of the mirror, mirror will always form an image behind itself. Thus angular coordinate of image can't be more than 180 degree. और थीटा प्लस सम ऑफ एंट्रीज लास्ट रो में, हाँ ये अभी ध्यान से देखना। तो सोचो इस वाले मिरर से कुछ एंगल आ रहा है इमेज का, और इस वाले मिरर से कुछ कोऑर्डिनेट आ रहा है इमेज का, और उसमें अगर थीटा ऐड करूं और वो 360 डिग्री हो जाए, इसका मतलब क्या है, लास्ट इमेज कोइंसाइडिंग है, समझ में आई बात करी। M1 से कुछ एंगल बन रहा है और M2 से कुछ एंगल बन रहा है, और उसमें अगर थीटा ऐड किया और सबका सम 360 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या है, लास्ट इमेज कोइंसाइडिंग है। 360, समझ में आई बात करी, तीनों एंगल्स का सम 360 आया या नहीं, कोइंसाइडिंग है। 360 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब नहीं है कोइंसाइडिंग, समझ में आई बात करी। तो इससे हम लास्ट कोइंसाइडिंग इमेज भी चेक कर सकते हैं, और कोइंसाइड कर रहा है तो जो भी हमारे टेबल में एंट्रीज आ रहे हैं उससे एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक कोइंसाइडिंग है, समझ में आया, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, वो कोइंसिडेंट है और फिर उसको सिंगल इमेज की तरह काउंट करना है, ठीक है। तो अभी ये एल्गोरिथम अगर समझ में आया, तो इस एल्गोरिथम को अप्लाई करके अभी तुम्हें ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यूजिंग द एल्गोरिथम डिस्क्राइब्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस, अल्फा 10 डिग्री दिया हुआ है मुझे और बीटा 20 डिग्री दिया है, ठीक है। तो खुद से करो, अल्फा कितना दिया है मेरे को, अल्फा 10 डिग्री दिया था ना, और बीटा 20 डिग्री दिया है। अभी इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करो खुद से, जल्दी से करो। हाँ इनफैक्ट इस केस में तो 360 बाई थीटा यानी इवन नंबर ही आ रहा है, तो डायरेक्टली हो रहा है, तो ठीक है, मतलब तो ठीक है, इसमें 360 बाई थीटा माइनस 1 भी कर सकते हो, बट मैं चाह रहा था कि एल्गोरिथम अप्लाई करो। तो एल्गोरिथम से भी देखो वही तुम्हारे पास आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ 10 डिग्री 20 डिग्री और 30 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो यहाँ पे 170 तक पहुंच गए, उसके बाद फर्दर 30 ऐड करोगे तो 180 से बढ़ा आ जाएगा। यहाँ इधर 30 से बढ़ा 30 ऐड करोगे 180 से बढ़ा, तो यहाँ पे हमें स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। काउंट करो नंबर ऑफ एंट्रीज क्या है, ये 6 एंट्रीज है, ये 6 एंट्रीज है, ठीक है। तो 12 हो सकता है या 11 हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आखिरी इमेज कोइंसाइडिंग है या नहीं। तो इस केस में क्या है, 170 प्लस 160 कितना हो गया, 330 प्लस अनदर 30 डिग्री, दैट मेक्स इट 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या, आखिरी इमेज कोइंसाइडिंग है, तो इसलिए मेरा टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 11 हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आया ना ये एल्गोरिथम, ठीक है। तो कहीं पे भी मतलब ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल नहीं हुआ फ्रैक्शनल के लिए, लेकिन ठीक है, फ्रैक्शनल भी होगा तो ये मेथड हम लगा के निकाल ही सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर्स में कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो अभी ध्यान से समझो क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। स्फेरिकल मिरर का पहली बात तो मतलब क्या होता है, कोई स्फेयर ले लो, उसको या तो अंदर से पॉलिश कर दो या बाहर से पॉलिश कर दो, और उसका स्लाइस काट के निकाल लो, तो कढ़ाई जैसा कुछ शेप आएगा, दैट्स अ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इट टर्न्स आउट जनरली अगर वो कढ़ाई का साइज बहुत बड़ा हो गया, यानी दो चीजें होती है, एक होता है अपर्चर, कढ़ाई का अपर्चर क्या होता है, ये जैसे कढ़ाई है, जस्ट वन सेकंड, ये कढ़ाई है, तो ये कढ़ाई का अपर्चर कहलाता है, समझ गए, उसके उसके ढक्कन का डायमीटर अपर्चर कहलाता है, ठीक है। तो ये मेरी कढ़ाई है और ये कढ़ाई के ढक्कन का, तो ये अपर्चर है मेरा, ठीक है। और एक होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर,
तो इट टर्न्स आउट किसी भी अगर स्फेरिकल मिरर में अगर इसका जो अपर्चर है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये अगर कंपैरेबल लेंथ के हो गए तो वो जो मिरर है कभी भी शार्प इमेज नहीं बनाएगा। वो क्यों नहीं बनाएगा वो मैं आगे बताने वाला हूँ कि क्यों नहीं बनाएगा। उसमें क्या होगा, अलग अलग रेज अलग जगह फोकस होंगी। तो जनरली हम जो भी स्फेरिकल मिरर्स लेते हैं लैब में उनमें क्या होगा, अपर्चर विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से अपर्चर बहुत स्मॉल होना चाहिए तभी हमारी शार्प इमेजेस बनती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है देखो। तो सबसे पहले अभी अपर्चर तो मैंने डिफाइन कर दिया। अपर्चर क्या है, ये कढ़ाई है और ये कढ़ाई का ढक्कन है। तो समझ गए, स्फेयर को काट दिया तो कढ़ाई बन गई, उसका ढक्कन का डायमीटर दैट इज द अपर्चर। ओके ओके, अपर्चर क्लियर है। डायमीटर ऑफ द फेस ऑफ द मिरर, ठीक है, ये डायमेंशन डी से दिखा रखा है। तो यहाँ पे इसका ये अपर्चर है, ये डी डायमीटर जो दिखा रखा है, ठीक है, ये वाला। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये तो समझ ही गए होगे। इसकी मिरर की नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करो, जहाँ नॉर्मल का इंटरसेक्शन हो रहा है या वो जो स्फेयर को काट के हमने मिरर बनाया दैट इज द सेंटर। ओके, पोल क्या है, अब कढ़ाई का जो सेंटर है बिल्कुल, यानी सीधे कढ़ाई रखो तो लोएस्ट पॉइंट, इसको हम कहेंगे ये पोल ऑफ द मिरर है। ठीक है, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन, इन्फिनिट लाइन, इसको हम क्या कह देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना PAL वाला ये। ओके, मेन एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मेन एक्सिस ऑफ द मिरर। ओके, लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फिर क्या, फोकस क्या है, फोकस की क्या डेफिनेशन है, अगर कोई रे मेरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, वो टकराने के बाद जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम कहते हैं फोकस। ठीक है, अब यही फोकस जो है ना, आप देखेंगे कि अगर मेरी मिरर का अपर्चर बहुत लार्ज हो गया तो फोकस वेल डिफाइंड नहीं आएगा। ये कोई जरूरी तो नहीं कि सारी पैरेलल रेज सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट कर। तो टर्न्स आउट कि अगर मेरा अपर्चर लार्ज होगा, लार्ज इन द सेंस मतलब लार्ज मींस कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तब हम देखेंगे कि जो सब पॉइंट्स का जो इंटरसेक्शन आ रहा है वो यूनिक इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। 4 रेज एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, 5 रेज कहीं और इंटरसेक्ट कर रही है, उस केस में क्या है, शार्प इमेज नहीं मिलेगी, ब्लर इमेज मिलेगी, फोकस विल नॉट बी वेल डिफाइंड। ठीक है, वो आगे हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फोकस समझ गए, पॉइंट वेयर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट्स द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर इज कॉल्ड फोकस। फिगर में दिखाया नहीं हमने उसको। फिर क्या है, फोकस ऑफ अ लार्ज अपर्चर मिरर इज नॉट वेल डिफाइंड, दिस विल बी डेमोंस्ट्रेटेड इन अपकमिंग सेक्शन। मैंने बोला था फोकस वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, लार्ज अपर्चर के लिए। फॉर दिस रीजन वी विल मोस्टली डील विद स्मॉल अपर्चर मिरर्स, दैट इज स्मॉल d is much less than capital R, where R is the radius of curvature of the mirror। ठीक है, अब दो तरह की रेस की बात करते हैं हम लोग। एक होता है हमारा पैराक्सियल रे, एक होता है मार्जिनल रे। तो इनमें फर्क क्या होता है वो भी ध्यान से देखो। पैराक्सियल रे होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में और स्मॉल एंगल पे इंसिडेंट है। यानी यहाँ पे देख सकते हो, ये तो ये एंगल छोटा ही होगा, अगर ये मिरर बहुत स्मॉल है मेरा तो ये छोटा सा ही एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो जो रे मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के नियरली पैरेलल है और पास है, बहुत दूर नहीं, पास भी होनी चाहिए और नियरली पैरेलल होना चाहिए, यानी 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टाइप का हो। ठीक है, 10 डिग्री से ज्यादा ना, तो उस तरह की रे को मैं कहूंगा पैराक्सियल रे। और जो इसको नहीं सेटिस्फाई कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर है रे, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रे। ठीक है, rays which are close to the principal axis and make small angles of incidence on the mirror are called paraxial rays, while the rays far from principal axis or making large angles of incidence are called marginal rays. As can be seen from the figure, focusing point of paraxial and marginal rays are different. पैरेलल रे अगर मार्जिनल रे है तो वो पहले ही कट कर जा रही है, देख रहे हो, पोल के ज्यादा पास आ रही है, मतलब मान लो कि ये टू द स्केल है, वैसे है भी, दिख रहा होगा, एंगल्स बराबर कर रखे हमने इनको। तो पैराक्सियल रे दूर काट रही है और मार्जिनल रे पास में ही काट रही है। इसका अंदर समझ गए ना, वेल डिफाइंड नहीं होने वाला इसका फोकस। अगर लार्ज अपर्चर है तो अलग अलग जगह काट रही, तो कैसे फोकस की बात कर पाएंगे, अलग अलग जगह अलग अलग फोकस है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई, टेक्नोलॉजी क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग निकालते हैं फोकसिंग पॉइंट पैराक्सियल और मार्जिनल रेज का। अब क्वांटिटेटिवली मैं प्रूव करने वाला हूँ कि फोकल पॉइंट अलग अलग होगा पैराक्सियल और मार्जिनल रेज का। ठीक है, तो क्या मान लिया मैंने, मान लो स्मॉल आर जो है ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है मिरर का। ठीक है, कोई रे ऐसे आई, मान लो थीटा एंगल पे इंसिडेंट है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल पे होगी, राइट। अब जेड शेप में एंगल्स बराबर होते हैं तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, राइट। तो अब मैंने क्या किया, अच्छा, फोकस का डिस्टेंस मान लिया x। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस तो r है, तो ये दिख रहा है CQ डिस्टेंस भी r होगा मेरा और CP डिस्टेंस भी r होगा, सेम रेडियस है, मेरा तो सेम कांस्टेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये x है तो ये डिस्टेंस मेरा r माइनस x हो। क्या है, ये ट्राइंगल कंसीडर करो, कौन सा, CFQ, ये ट्राइंगल में कंसीडर कर रहा हूं। ओके, तो इसमें क्या होगा, साइन रूल लगा रहा हूं, तो क्या लिखा, r माइनस एक्स अपॉन साइन थीटा, यानी दिस अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये क्या है देखो जरा, सॉरी, r अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा लिखा, ये समझ में आया, ये एंगल क्या होगा, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो r अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस थीटा,
180 माइनस 2 थीटा दैट इज साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा तुम लोगों को पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगले स्टेप में वही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इस इक्वेशन में बस x को सब्जेक्ट बना दिया, बाकी को प्रेडिकेट कर दिया, तो क्या आ गया, ये r माइनस r बाई 2 सेक थीटा आ गया। समझ में आया? तो अभी क्या दिख रहा है, ये अगर जनरल तो थीटा डिपेंडेंट है ना, फोकस यूनिक नहीं हुआ, अलग अलग थीटा के लिए। अब कोई रे इधर आ रही है तो उसका इंसिडेंस एंगल और बड़ा हो जाएगा, कोई रे इधर आएगी तो उसका इंसिडेंस एंगल छोटा हो जाएगा। ये दिख रहा है? जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे थीटा तुम्हारा बड़ा होता जाएगा, और जैसे जैसे पोल के पास में आओगे थीटा तुम्हारा छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा यूनिक नहीं है फोकस। क्या लिखा, फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज एविडेंट फोकल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस एंगल। नाउ फॉर पैराक्सियल रेज थीटा अगर बहुत स्मॉल है, पैराक्सियल रेज है लेकिन थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा है अगर थीटा, तो मेरा cos थीटा 1 होगा और sec थीटा को भी अप्रोक्सीमेटली 1 कह पाऊंगा। अगर sec थीटा को मैं 1 डाल दूंगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस r बाई 2, तो यानी x इक्वल टू r बाई 2 हो जाएगा। समझ गए? तो पैराक्सियल रेज का फोकस पॉइंट r बाई 2 होता है, और इसीलिए शार्प इमेज बन सकती है। अगर मेरा स्मॉल अपर्चर मिरर है तो उससे हम कह सकते हैं कि नियरली शार्प इमेज हमारी बन पा रही है। तो ये प्रूफ समझ में आया सभी को? इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, दैट इज स्फेरिकल एबेरेशन। स्फेरिकल एबेरेशन क्या होता है, अभी अभी देखा हमने कि अगर अपर्चर लार्ज है तो यूनिक फोकसिंग पॉइंट नहीं बन रहा, उस केस में क्या होगा, ब्लर इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये जो ब्लरिंग हो रही है, बड़े रेडियस ऑफ मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना है, अपर्चर लार्ज करने की वजह से ब्लरिंग हो रही है, इस तरह के ब्लरिंग को हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल एबेरेशन। समझिए? तो स्फेरिकल एबेरेशन को अगर मुझे प्रिवेंट करना है तो क्या करोगे, यू विल मेक श्योर दैट ओनली पैराक्सियल रेज फॉल ऑन द मिरर। तो उस केस में क्या, अगर बड़ा मिरर है भी तो उसमें क्या करोगे, उसके आगे दो ये ब्लॉक, एक्स्ट्रा रेज को ब्लॉक कर सकते हो, प्यूपिल बोलते हैं उसको, प्यूपिल लगा दोगे इसके सामने। अगर प्यूपिल लगा दिया यानी ब्लैक स्क्रीन लगा दिया, बेसिकली समझ गए, ब्लैक स्क्रीन लगा दिया और बीच में छोटा सा होल छोड़ दिया। तो अभी ये क्या, ये प्यूपिल को यूज करके हम लोग वी कैन एंश्योर दैट ओनली पैराक्सियल रेज एंटर, ठीक है। तो स्फेरिकल एबेरेशन क्या समझ में आया कि नहीं? तो स्फेरिकल मिरर्स में इन जनरल स्फेरिकल एबेरेशन होगा ही होगा, उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको जीरो नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेक थीटा लिटरल 1 तो कभी भी नहीं होगा, यानी बहुत क्लोज टू 1 ले जा सकते हो उसको। तो स्फेरिकल एबेरेशन इज इनएविटेबल इन स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। हाँ, अगर इंफिनिटी से ही तुम्हें इमेजेस बनानी है लेटर से, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, देयर इज पैराबोलिक मिरर यूज कर सकते हो। पैराबोलिक मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आ रही है, इट डजंट मैटर पैराक्सियल रे, मार्जिनल रे, कोई सी भी रे, सारी रेज को वो फोकस के ऊपर कंसंट्रेट कर देता है। तो इंफिनिटी से अगर इमेजेस बनानी है, यू कैन ऑलवेज यूज अ पैराबोलिक मिरर, ठीक है। और वो कहाँ यूजफुल हो सकता है, जैसे तुमको सन की फोटोग्राफी करनी है या मून की फोटोग्राफी करनी है या फिर स्टार्स की फोटोग्राफी करनी है, तो वहां पे यू कैन ऑलवेज एफर्ट टू यूज अ पैराबोलिक मिरर। हाँ, लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट है, कंपैरेबल डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट है, तो फिर स्फेरिकल मिरर यूज करोगे, क्योंकि उसमें तो क्या होगा, इनफैक्ट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए तुम चाहो तो थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इलिप्टिकल मिरर से कर सकते हो नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन क्या है, वो इलिप्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर हर डिस्टेंस के लिए अलग अलग बनते जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है तो कोई से भी इलिप्स से काम चल जाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग इलिप्स करना पड़ेगा। ये इसी तरह की बातें से मैंने बताया था ना कि अलग अलग डिस्टेंस के लिए आई के फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है आई लेंस की, तो इसी तरह से वो वेरिएबल रेडियस का चाहिए होगा। तो उसकी जगह क्या करो, स्फेरिकल यूज करो, तो स्फेरिकल से क्या एक कॉम्प्रोमाइज मिल जाता है हमको, अलग अलग पोजीशन के लिए शार्प इमेज, नियरली शार्प इमेज मिल जाती है। समझ में आया स्फेरिकल एबेरेशन क्या है? यहीं पे एक और एबेरेशन की बात करता हूँ, जनरली लेंस में उसकी बात करते हैं लेकिन अभी कर लेते हैं, एबेरेशन की बात कर ही रहे हैं। देयर इज अनदर एबेरेशन कॉल्ड क्रोमैटिक एबेरेशन। क्रोमैटिक एबेरेशन लेंसेज में होता है, रिफ्रैक्शन में होता है। होता क्या है कि जो कांच की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होती है, इसीलिए तुमने देखा ना प्रिज्म से विप की ओर में टूट जाता है, देखा? प्रिज्म से व्हाइट लाइट आती है तो विप की ओर में अलग अलग रेज में टूट जाती है। तो ये चीज खाली प्रिज्म से नहीं होती है, अगर लेंस भी है, लेंस के ऊपर मान लो पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट आ रही है, तो वापस ये व्हाइट लाइट जो है ये अलग अलग जो कलर होगा वो अलग अलग जगह फोकस होगा। समझ में आई बात की नहीं? तो क्या है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ व्हाइट स्पॉट, क्या होगा, व्हाइट लाइट आ रही है तो तुम्हारा विद की ओर के ऑर्डर में तुम्हारे को स्पॉट बनेगी। इनफैक्ट तुम्हारा जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट होता है, तो सबसे नियर बाई पॉइंट पे वायलेट फोकस होगा और धीरे धीरे करके विप की ओर के फॉर्म में वो व्हाइट लाइट पॉइंट की जगह एक लाइन जैसा तुम्हें दिखेगा विप की ओर टाइप का। ये भी एक एबेरेशन है, यहाँ पर भी जो इमेज है वो अलग अलग कलर्स में सेपरेट हो जाती है, तो इस तरह के एबेरेशन को कहते हैं क्रोमैटिक एबेरेशन। समझ गए? तो स्फेरिकल एबेरेशन जो है वो हम लोगों का मिरर्स में होता है, और क्रोमैटिक एबेरेशन इनफैक्ट लेंसेज में दोनों तरह के एबेरेशन होते हैं, उसमें स्फेरिकल भी होता है और क्रोमैटिक भी होता है, लेकिन मिरर्स में देयर इज नो क्रोमैटिक एबेरेशन। क्यों? आई इक्वल टू आर तो हर कलर के लिए होल्ड करते तो कलर से इंडिपेंडेंट है। तो समझ में आ गया एबेरेशन का आइडिया, ठीक है। इसके बाद जो अगला टर्म मुझे डिफाइन करना है दैट इज फोकल प्लेन। तो फोकल प्लेन कैसे डिफाइंड है, अगर ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस से कहीं तो फोकस होगा ना,
अब उस फोकस के थ्रू पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो प्लेन है उसको हम कहते हैं फोकल प्लेन। अगर मेरी रेज आपस में तो पैरेलल आ रही है लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो फोकस कहाँ पे होती है? वो फोकल प्लेन में फोकस हो जाती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग फोकस्ड ऑन द फोकस, दे गेट फोकस्ड ऑन द सम पॉइंट इन फोकल प्लेन, ठीक है। ओके, और वो निकाल कैसे सकते हो? वो भी निकाल पाओगे। इनफैक्ट तुम्हें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पासिंग कोई भी तुम्हारी रे होती है वो सीधी की सीधी चली जाती है। तो क्या करोगे? यही जो तुम्हारी बीम आ रही है किसी के पैरेलल एक मेंबर इमेजिन करो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फोकल प्लेन को इंटरसेक्ट करेगा, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? वो एक कन्वीनियंट रे जिसको हम ट्रेस कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्टेड कोई भी रे होती है वो अपने पाथ को रिट्रेस करती है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट के, ठीक है। समझ में सारी रेस को? तो क्या लिखा? प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ मिरर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड फोकल प्लेन। If a parallel beam of light, though not parallel to principal axis, strikes the mirror, it gets focused on in the focal plane. The point of focusing is called the secondary focus. इसको secondary focus बोल सकते हैं, ठीक है। To locate such a focal point, we consider ray passing through the focus and reflected parallel to the principal axis to intersect in the focal plane. हाँ, तो दूसरी कन्वीनियंट रे क्या होगी? क्या करो? फोकस से पासिंग एक मेंबर ले लो और उसको हॉरिजॉन्टली पास करा दो। ये भी तरीका हो सकता है। या सेंटर कर्वेचर से पासिंग रे ले लो या फोकस से पासिंग ले लो और उसको हॉरिजॉन्टली लेके चले जाओ, ठीक है। ओके, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज टेकन एज द कन्वर्जन पॉइंट ऑफ ऑल द रेज इन द बीम, ठीक है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखो ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए दिखा रखा है ये रे डायग्राम और फोकल प्लेन। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो है फोकस पीछे की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोकल प्लेन आ गया इसका, ओके, ठीक है। तो क्या करोगे? यहाँ पे ये जो पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है इसमें से कोई मेंबर इमेजिन करोगे जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है। फोकस की तरफ डायरेक्टेड है उसको फिर हॉरिजॉन्टल कर दोगे, ठीक है। तो ये मेरा ये आ गया पॉइंट ऑफ फोकसिंग, ठीक है। समझ गए? ये वर्चुअल इमेज है यहाँ पे जो पैरेलल रेज की बन रही है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल इमेज है, फ्रंट ऑफ द मिरर होती है तो रियल इमेज होती है, ठीक है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इनफैक्ट आज से करीब 20-25 साल पहले और भी पहले ये जनरली देखने को नहीं मिलता था ये साइन कन्वेंशन। इनफैक्ट पुरानी अगर रेसलिंग हॉलिडे देखो तो उसमें अलग ही साइन कन्वेंशन है और वो भी यूज होता है। देयर आल्सो कॉल्ड समथिंग कॉल्ड गॉसियन साइन कन्वेंशन, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग केवल न्यू कार्टेशियन कन्वेंशन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये है क्या? इसमें क्या कन्वेंशन है, कहाँ पे पॉजिटिव लेते हैं, कहाँ पे नेगेटिव लेते हैं, तो ये सब चीज ध्यान से समझ लो। क्या है? जो प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा, ठीक है, इसको हमने एक्स एक्सिस ले लिया और पोल को ओरिजिन ले लिया। यानी जितने भी कोऑर्डिनेट्स मेजर होंगे सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स कहां से मेजर होंगे? पोल से मेजर होंगे, ये ओरिजिन है। और लाइट आएगी किस तरफ? अगर मिरर ऐसे पॉलिश्ड है, ये पॉलिश साइड है, ये इधर से देखोगे तो शक्ल दिखेगी तुम्हें, तो जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। जिस तरफ लाइट इंसिडेंट होती है वो पॉजिटिव है और इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके राइट में लाई कर रहा है पोल के तो उसका कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और कोई भी ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट में अगर लाई कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। इंसिडेंट लाइट के अलोंग पॉजिटिव और इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट नेगेटिव, ठीक है। ये कन्वेंशन लेंसेज के लिए भी और मिरर्स के लिए भी सेम ही कन्वेंशन, ओके। और क्या लिखा हमने? अपवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब अगर तुम्हारा लेंस इस तरह से वर्टिकल रखा है तो फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड की बात करोगे, पेज में जैसे ड्रॉ किया है। लेकिन कभी लेंस तुमने ऐसे ड्रॉ कर दिया तो तुम्हारी मर्जी है, किसी भी तरफ ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी उसमें इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले सकते हो। मतलब उस केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ना तुम्हारा, तो इस डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव हो जाएंगे, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अपवर्ड डाउनवर्ड की जगह लेफ्ट और राइट में वही काम कर सकते हो, ठीक है। समझ गए? ओके, ठीक है। उसके बाद छोटी सी बातें कुछ लिखी हुई है। गॉसियन साइन कन्वेंशन की मैंने बात की थी, और एक और साइन कन्वेंशन होता है न्यूटोनियन साइन कन्वेंशन। न्यूटोनियन साइन कन्वेंशन भी हम लोग यूज करेंगे, और इनफैक्ट इट टर्न्स आउट कि न्यूटोनियन साइन कन्वेंशन के कुछ फायदे हैं। उससे काफी सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ओरली हो जाएंगे न्यूटोनियन कन्वेंशन से। फर्क क्या है कार्टेशियन कन्वेंशन और न्यूटोनियन कन्वेंशन में? सारी बात तो एक जैसी है, एक्सेप्ट न्यूटोनियन कन्वेंशन में जो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं वो फोकस से लेते हैं, पोल की जगह फोकस से लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव साइन बिल्कुल वैसे ही है, बट कोऑर्डिनेट इंस्टेड ऑफ मेजरिंग फ्रॉम पोल वी मेजर फ्रॉम फोकस। और उससे हमारी जो इक्वेशन आती है बहुत ही सुंदर इक्वेशन आती है, वो देखेंगे हम लोग, डिराइव करेंगे, ठीक है। जस्ट वन सेकंड। और क्या लिखा? इमेज कोऑर्डिनेट जो टिपिकली हम लोग सिंबल वी यूज करेंगे उसके लिए, और ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट के लिए सिंबल यूज करेंगे नॉर्मली, ठीक है। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी साइंड वैल्यू है, ध्यान रखना। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी साइंड वैल्यू है। कहने का क्या मतलब है? अगर मेरा फोकस जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फोकस पड़ रहा है ना, पोल से लेफ्ट में पड़ रहा है, तो इसके फोकल लेंथ को नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है।
तो उस सेंस में तुमको लग सकता है यार लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे फोकल लेंथ इज नॉट लेंथ, समझ गए? फोकल लेंथ इज अ साइंड वैल्यू, फोकल लेंथ इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, समझ गए? जब फोकल लेंथ बोला है, या तो कॉनकेव और फोकल लेंथ पॉजिटिव करके लिख दिया, इसका तो वो अंडरस्टूड है कि नेगेटिव साइन के साथ लेना, ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा। और नहीं तो खाली फोकल लेंथ बोला है तो ये साइंड वैल्यू रिपोर्ट होगी। इसी तरह से किसी लेंस किसी मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो भी साइंड वैल्यू है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोऑर्डिनेट। अगर लेफ्ट साइड में पड़ रहा है तो नेगेटिव है, राइट साइड में पड़ रहा है तो पॉजिटिव है। तो कॉनकेव मिरर्स के लिए फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये दोनों चीजें पॉजिटिव होंगी, ठीक है? तो हर चीज जो है साइड वैल्यू, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ठीक है। क्या लिखा? फोकल लेंथ एंड रेडियल कर्वेचर आर आल्सो साइंड वैल्यूज विद साइन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट लाइट रूल, ठीक है? और कॉनकेव मिरर आर और एफ दोनों हमारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है? समझ में आई बात? इसके बाद हम लोग बात करते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? जो ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर हमें दी है और फोकल लेंथ दी हुई है, तो हम इमेज की पोजीशन कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला। तो प्योर ज्योमेट्री की बात है, अब इसको डिराइव करते हैं। और तुमको पता है अगर स्मॉल साइज आर्क है तो स्मॉल साइज आर्क जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करता है। तो अभी जैसे स्मॉल अपर्चर का अगर मेरा मिरर है तो परफेक्टली फ्लैट नहीं है, लेकिन कुछ पर्पजेस के लिए फ्लैट जैसा इसको इमेजिन कर सकते हैं, कुछ पर्पजेस के लिए, ठीक है? हर पर्पज के लिए तो नहीं, ठीक है? तो छोटे से पैच को किसी किसी पर्पज के लिए फ्लैट जैसा हम सोच सकते हैं, ठीक है? तो अभी इसमें से हम लोग डिराइव करने वाले यानी ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन में हम रिलेशन निकालने वाले हैं, ठीक है? तो क्या किया मैंने, देखो, कंसीडर द एडजेसेंट रे डायग्राम हियर, ओ इज द ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है? द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड टू द फोकस। तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई और फोकस से ऐसे करके ऐसे निकाल दिया हमने, ठीक है? और क्या लिखा? हाँ, रिफ्लेक्टेड टू द फोकस एंड द रे थ्रू द फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये इसके पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी टाइप के सोच सकते हैं कि ये ऐसे रे आती तो फोकस से निकलती तो, ठीक है? तो अब दो कन्वीनियंट रेस मिल गई, तो इसका मतलब क्या, इमेज मेरी लोकेट होगी, यहाँ गई मेरी इमेज बन रही है, ठीक है? ओके ओके। अब एच आई और एच ओ मेरे जो हैं, ये क्या एज्यूम किया, मैग्नीट्यूड्स ऑफ वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, मैग्नीट्यूड्स नहीं है, ठीक है? ये साइंड वैल्यू नहीं है, एच आई और एच ओ मैग्नीट्यूड्स को मैंने बोला, ओके? वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। नाउ यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स OAF एंड DBF, भी ध्यान से देखना OAF कौन सा ट्रायंगल है, ये O है, ठीक है? ये स्मॉल a है और ये f है, ठीक है? स्मॉल और कैपिटल दोनों यूज हो रहे हैं। OAF ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है? एंड DBF यानी DBF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दिख रहा है दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मैंने लिखा A कैपिटल F और अपॉन F स्मॉल b। तो A कैपिटल F अपॉन एक सेकंड, A अपॉन FB, तो दिस अपॉन दिस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, दिस अपॉन दिस। समझ में आई बात की नहीं? अब बहुत ध्यान से रखना है यू के टर्म्स में। यहाँ पे देखो, ये जो डिस्टेंस है ये यू मॉड लिखा है मैंने, एक्चुअली यू की वैल्यू नेगेटिव होगी खुद में, कोऑर्डिनेट मेरा नेगेटिव है ना, सोच के देखो, यहाँ से इस डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट ऐसे जा रही है तो यू अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव करने के लिए यू की जगह माइनस यू लिखना पड़ेगा, तो यू मॉड इज एक्चुअली माइनस यू, ठीक है? तो ये डिस्टेंस मेरा क्या है, ये माइनस यू है डिस्टेंस, राइट? तो क्या लिखा मैंने, और ये डिस्टेंस क्या है मेरा, ये मेरा ये डिस्टेंस मेरा माइनस एफ है, ठीक है? डिस्टेंस के टर्म्स में बात करूं तो ये डिस्टेंस मेरा माइनस एफ है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस एफ, राइट? तो वो क्या लिखा, माइनस यू प्लस एफ। समझ में आया न्यूमरेटर? और नीचे वाला जो डिस्टेंस लिखा वो क्या लिखा मैंने, माइनस एफ। समझ में आया? ये सिमिलर ट्रायंगल्स यूज किए, कौन से, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स मैंने यूज किए। तो समझ में आ रही है ये वाली इक्वेशन सिमिलैरिटी यूज करके, ठीक है? तो ये पहली इक्वेशन आ गई मेरी, ओके? अच्छा, दूसरा क्या है, ट्रायंगल AC कैपिटल F और B कैपिटल I कैपिटल F। तो ये अभी देखते ये कौन सा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है? और क्या है मेरा, स्मॉल b कैपिटल I, ये दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी की बात हो रही है, समझ में? तो इसकी सिमिलैरिटी से क्या इक्वेशन लिख पाओगे, वापस क्या लिख पाओगे, AF। तो AF क्या, ये दिस अपॉन FB, वापस ये दोनों साइड्स का रेशियो, दैट इज आल्सो इक्वल टू क्या होगा, दिस इज टू दिस। समझ में आ रहा है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो क्या लिखा, माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। वापस देखो, v अपने आप में एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसलिए v मॉड जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली माइनस v है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये, हाँ, तो ये समझ में आया क्या क्या लिखा, ये माइनस वी माइनस माइनस एफ क्यों लिखा, ये माइनस वी माइनस माइनस एफ लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस समझ में आया? क्योंकि इतना पूरा माइनस v है और इतना डिस्टेंस माइनस एफ है, तो माइनस वी माइनस माइनस एफ बिकम्स माइनस वी प्लस एफ। समझ में आया? तो अब तो बस इसको एलिमिनेट कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, एलिमिनेट कर दो इसको,
एलिमिनेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ अपॉन वी माइनस वी प्लस, समझ गए ना। तो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन बेसिकली यू और वी में रिलेशन आ जाएगा इसका यूज करके। तो बस आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करते जाओ, ठीक है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, देख लो इसको, तो फिर फाइनली सॉल्व करके क्या आ जाता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये मेरा क्या आ गया, ये हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट आ गया मेरा, ठीक है, इमेज का हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएगा। अभी भी वर्टिकल कोऑर्डिनेट निकालना बाकी है, लेकिन समझ में आया हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं। अगर मुझे फोकल लेंथ पता है और मेरे को ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट पता है, तो मैं इमेज की हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से निकाल सकती हूँ, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। इसके बाद हम लोग मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट का जो रेशियो है इसको मैग्निफिकेशन कहते हैं, लेकिन ये सिंपल रेशियो नहीं है। यहाँ पे अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव साइन लेते हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि इन्वर्टेड इमेज जैसे बन रही है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एच आई, तो मैंने मॉड वैल्यू ले रखी है एच आई जो, तो माइनस ऑफ एच आई बाई एच होगा मतलब, ठीक है, माइनस एच आई बाई एच हो। तो अभी क्या कर सकते हो, ये इनका जो रेशियो निकालना है, तो क्या लिखा मैंने, माइनस एच आई बाई एच ओ इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी अपॉन एफ ए। तो यहाँ पे देखना एफ बी क्या है, एफ बी ये डिस्टेंस है और एफ ए क्या है, ये डिस्टेंस। तो ये कैसे लिख दिया, ये देखो ये दोनों भी आपस में सिमिलर ट्राइंगल है, दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसका और इसका जो रेशियो होगा वही मेरा इसका और इसका भी रेशियो होगा। समझ में आई बात कही, ठीक है। तो बस, तो समझ में आया, तो अब उसको पुट कर दिया एफ और यू के टर्म्स में, ठीक है। तो एफ एफ बी क्या है मेरा, एफ बी इज दिस, राइट, हाँ। तो ये क्या है, अच्छा वो सिमिलैरिटी से इसको पुट कर दिया एफ और एफ माइनस यू, ठीक है। ये हमने पहले भी निकाला है, एफ बी बाय एफ ए जो है, ये पहले निकाला हुआ हमने, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर दी, तो मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया एफ अपॉन एफ माइनस यू आ गया, ठीक है। और अब इक्वेशन 3 क्या है, ये वाली मेरी इक्वेशन है, ठीक है, उसी को रीअरेंज किया था हमने। तो इस इक्वेशन से पुट कर दोगे तो फाइनली सॉल्व करके देख लो, अलजेब्रा की बात है, फाइनली सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाता है, मैग्निफिकेशन आ जाता है माइनस वी बाई यू आ जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे पता चल गए इमेज के और ऑब्जेक्ट के, तो फिर वर्टिकल मैं इससे निकाल सकता हूँ। मैग्निफिकेशन पता है तो समझ गए, तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट भी मेरे पास आ जाएगा। तो देख लो एक बार मैग्निफिकेशन, कोई डाउट है तो फिर बोल दो इसमें। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटोनियन कन्वेंशन की। तो अभी तुम लोग देखना कि ये फॉर्मूला कितना अच्छा हो जाएगा। ये जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये पता नहीं मतलब, ठीक है, एक लेवल पे सुंदर है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा सुंदर फॉर्मूला निकलने वाला है। कैसे, तो अभी देखो न्यूटोनियन फॉर्मूले में क्या करते हैं, न्यूटोनियन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कोऑर्डिनेट्स उनको एक्स और वाई से प्रेजेंट करेंगे हम लोग, और ये जो है कंसिडर कहां से करेंगे, इनको फोकस से कंसिडर करेंगे हम। पोल की जगह फोकस से ऑब्जेक्ट और इमेज कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। तो अब फोकस से लोगे अगर, तो u मेरा क्या हो जाएगा, वो x प्लस एफ हो जाएगा। सोच के देखना जरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फोकस है मेरा, ठीक है, फोकस से इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x है, और फोकस का अपने आप में जो है मेरा वो क्या है, वो f है कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, s प्लस एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो u को क्या कर दूंगा मैं, x प्लस एफ पुट कर दूंगा, राइट। तो u को मैंने क्या डाल दिया, x प्लस एफ, ओके, ठीक है। और v को क्या डाल सकते हैं, इसी तरह से v को मैं डाल सकता हूँ y प्लस एफ। समझ में आई बात के लिए। तो अब अपना जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u, तो मैंने क्या कर दिया, 1/v प्लस 1/u को डाल दिया 1 अपॉन एक्स प्लस एफ प्लस 1 अपॉन वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 1/f। तो इसको रीअरेंज करो तो देखो कुछ मैजिक होने वाला है, एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ कैंसिल करोगे टर्म्स, कैंसिल कर आके तुम लोग वेरीफाई कर सकते हैं, फाइनली क्या बचता है, एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर, ठीक है, विच इन माई आईज इज मच मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। समझ गए कि नहीं, ये ज्यादा सुंदर फॉर्मूला है। इससे इमीडिएटली तुमको मतलब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, तो रेसिप्रोकल्स वर्कआउट करने पड़ेंगे उसमें। तो 1/v प्लस 1/u, ये क्या सीधे सीधे तुम्हारे पास x की वैल्यू पता है, पूरा अरिथमेटिक में काम हो जाएगा। y की वैल्यू सिंपली f स्क्वायर अपॉन x, तो माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस फार्मूला मींस x एंड y मस्ट ऑलवेज हैव सेम साइन। इससे एक और इनसाइट मिल रही है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों फोकस के सेम साइड पे होंगे हमेशा। क्यों, क्योंकि या तो दोनों f स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो इसका मतलब क्या है, या तो दोनों पॉजिटिव हो x और y, या दोनों नेगेटिव हो। तो इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट फोकस के एक साइड पे और इमेज फोकस के दूसरी साइड पे, दिस इज नॉट पॉसिबल, नाइदर फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर नॉर फॉर अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट और इमेज सॉरी सेम साइड पे होंगे, अपोजिट साइड पे नहीं हो सकते ये दोनों, ठीक है। फोकस के सेम साइड पे, ध्यान रखना, मिरर के दो अलग अलग साइड पे तो हो ही सकते हैं, फोकस के लेकिन सेम साइड पे रहेंगे दोनों हमेशा, ठीक है, ओके, ठीक है। क्योंकि एफ स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द फोकस। अच्छा, मैग्निफिकेशन भी देखो बहुत सुंदर फॉर्मूला बनने वाला है इसका। मैग्निफिकेशन क्या था हमारा, माइनस वी बाई यू था। अब वी को क्या डाल दिया, माइनस एफ प्लस वाई, और यू को एफ प्लस एक्स, ये डाल दिया, समझ गए, ये वैल्यू पुट कर दी वी और यू की। अब इसको क्या किया, अब y को मैं एफ स्क्वायर बाय एक्स डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ स्क्वायर बाय एक्स अपॉन एफ प्लस एक्स। अब इसमें से माइनस एफ बाई एक्स कॉमन ले लो, बाकी कट कट आके फाइनली क्या बचा, दिख रहा है,
खाली माइनस एफ बाई एक्स आ गया। ये भी देखो कितना सुंदर फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन के लिए कोई अलग से वी और यू वर्कआउट नहीं करना, बस एक्स पता है तो तुरंत मैग्निफिकेशन पता है, समझ गए। फोकस से डिस्टेंस पता है तो उसको देखते ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमें पता चल गई, ठीक है। और माइनस एफ बाई एक्स या फिर इमेज की लोकेशन पता है तो माइनस वाई बाई एफ हो जाएगा ये, क्योंकि समझ गया ना, माइनस एफ बाई एक्स और माइनस वाई बाई एफ एक ही बात है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन का ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, मैग्निफिकेशन इज माइनस एफ बाई एक्स और माइनस वाई बाई एफ। फिर क्या लिखा, न्यूटन्स फॉर्मूला x y equal to f square looks much more elegant than the mirror formula, simplifies the calculation greatly and in many problems reduce the problems to mental calculation। खाली माइंड से हम लोग कर पाएंगे। तो देख लो एक बार डेरिवेशन, देखो समझ में आएगी। अब इसके बाद जो है ये टेबल देखो, ये टेबल तुम लोग छोटी क्लास में देख चुके हो, शायद 9th में भी ऑप्टिक्स रहता है तुम्हारे, 9th या 10th में कभी तो ऑप्टिक्स रहता है उसमें, हाँ छोटी क्लासेस में भी रहता है। तो उसमें तुम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ होता है तो इमेज कहाँ से कहाँ पे बनती है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को फोकस टू पॉइंट साइज इमेज बनती है। तो यहाँ पे ये टेबल मैंने लिस्ट आउट किया हुआ है, और चाहो तो इस टेबल को वेरीफाई करना है तो वैल्यूज डाल डाल के भी पुट करके देख सकते हो तुम लोग, या फिर न्यूटन फॉर्मूले से भी जल्दी से देख सकते हो। तो इसमें क्या है, अब 4 रीजन में मैंने बांटा है, कॉनकेव मिरर है, इसमें 4 रीजन में मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को बांटा है। कहां से कहां तक, पहला रीजन है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंफिनिटी तक का रीजन, फिर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक का रीजन, फिर क्या है फोकस से पोल तक का रीजन, और चौथा रीजन क्या है पोल से उस तरफ दूसरी तरफ इंफिनिटी वाला जो रीजन है। इन 4 रीजन में हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट पड़ा है तो उसकी इमेज कैसी कैसी होगी, ठीक है। तो रीजन 1 यानी सी से लेके इंफिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी, रीजन 2 में बनेगी, सी से एफ के बीच में बनेगी। और ये इमेज होगी कैसी, ये इन्वर्टेड होगी, ठीक है, और डिमिनिश्ड होगी, इन्वर्टेड डिमिनिश्ड और रियल इमेज बनेगी, ठीक है, ओके समझ गए। फिर रीजन 2 ये जस्ट स्वैप हो जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा तो यहाँ इमेज बन रही, तो यहाँ इमेज रखोगे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ इमेज बन जाएगी। ये तो पता ही है ना रिवर्सिबिलिटी की बात, तो मैंने बोला था ऑब्जेक्ट और इमेज को स्वैप कर सकते। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, सेकेंड रीजन में तो इमेज तुम्हारी सी से इंफिनिटी के बीच में बनेगी, रीजन 1 में इमेज बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी, यहाँ से ये मैग्निफाइड इन्वर्टेड, ठीक है, मैग्निफाइड इन्वर्टेड और रियल इमेज होगी, ठीक है। तो समझ में आया, ऑब्जेक्ट रीजन 2 में तो ये आ गया हमारा, ठीक है, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड। खाली मैग्नीफाइड मतलब वैसे एनलार्ज ही होता है, जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं मैग्निफिकेशन तो लेस देन 1 भी हो सकता है, बट ठीक है जनरली मैग्नीफाइड का मतलब वही होता है कि बड़ी इमेज है। ऑल्दो एनलार्ज्ड इज अ बेटर वर्ड, ठीक है, तो एनलार्ज याद रखो। फिर क्या है, रीजन 3 यानी फोकस से पोल के बीच में। अब फोकस से पोल के बीच में अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो अभी हमने देखा था ना सेम साइड ऑफ फोकस पे लाई करना चाहिए, यानी इमेज भी जो है हमारी इसी साइड ही लाई करेगी फोकस के, राइट। तो क्या है, अगर इस रीजन में है ऑब्जेक्ट मेरा 3 रीजन में है, रीजन 3 में तो इमेज मेरी कहां पे बनेगी, रीजन 4 में बनेगी। ऑब्वियसली इसका मतलब ऑब्जेक्ट मेरा रीजन 4 में तो इमेज रीजन 3 में बनेगी, समझ में आई बात की नहीं, ठीक है। ठीक है, तो क्या लिखा, रीजन 3 के लिए इमेज रीजन 4 में, और क्या होगा ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली जितना भी मिरर के जब तक सामने सारे रियल ऑब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो रियल है मेरा और इमेज मेरी वर्चुअल है। मिरर के पीछे जो भी इमेज बन रही है वो वर्चुअल है, ऑब्वियसली मिरर के पीछे अगर इमेज दिख रही है यानी उधर से डाइवर्जिंग रेज निकल रही है तुम्हारी, ठीक है नहीं, तो वर्चुअल इमेज है। मिरर के सामने जो इमेज बन रही है वो रियल है, पीछे वाली वर्चुअल है, ठीक है। और कैसी होगी, एनलार्ज एंड एरेक्ट। ये अब ये जो ये कॉन्फ़िगरेशन कहाँ यूज करते हैं, शेविंग मिरर्स में ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। शेविंग मिरर्स में देखा ना, ये शेविंग मिरर्स में बहुत बड़ा बड़ा हमको नजर आता है फेस, राइट। तो वो इसी रीजन में हम, हाँ, तो रेडियो कर्वेचर ऐसा रखते हैं कि फेस का जो डिस्टेंस है वो इस रीजन में लाई करते हैं, ठीक है। और हाईली एनलार्ज्ड हमको नजर आता है फेस उसमें, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर रीजन 4 यहाँ पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगी, रियल इमेज बनेगी, और किस रीजन में बनेगी, यहाँ पे, यानी ऐसे करके ऐसे कुछ रेज आ रही होंगी तो ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज होगा कुछ इस रीजन के अंदर, समझ गए, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा और रियल इमेज बनेगी और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और डायरेक्ट इमेज, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हो, कई बार क्वेश्चंस में ये रेडी रेफरेंस दिमाग में होना चाहिए, कई बार सोचने में आसानी होगी, नहीं तो करने को तो मैथ्स दोबारा ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो बट टाइम वेस्ट होगा नेसेसरली। तो ये थोड़ा सा आइडिया तुमको होना चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे इमेज बनती है, ठीक है। तो क्लियर है। फिर उसके बाद क्या लिखा, u अगर लेस देन 0 है तो रियल ऑब्जेक्ट है, u ग्रेटर देन 0 है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ऑब्वियसली इधर है तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा, उसके पीछे है तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट रेज होंगी जिसको इंटरसेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो u के साइन से सीधे रियल या वर्चुअल हम बात कर सकते हैं, ठीक है। v अगर लेस देन 0 है यानी मिरर के सामने इंटरसेक्शन हो रहा है तो सच में इंटरसेक्ट हुई है। तो v अगर लेस देन 0 है तो रियल इमेज है, और v ग्रेटर देन 0 है तो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। u और v के साइन से सीधे पता लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ, this table can be quickly inferred from graph between 1 by v and 1 by u। तो 1 by v versus 1 by u का ग्राफ बना के भी इस टेबल को जल्दी से पता लगा सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसमें
होगा तो ये स्ट्रेट लाइन ना 1/v वर्सेस 1/v का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आ जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। तो उससे हम बना सकते हैं। इट इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अ नेगेटिव स्लोप एंड इंटरसेप्ट। कॉनकेव मिरर के लिए इंटरसेप्ट यहाँ पे आएगा, कॉन्वेक्स मिरर के लिए आगे उस तरफ उस ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक है। नोट दैट f इज अ नेगेटिव नंबर, दस इंटरसेप्ट इटसेल्फ, इंटरसेप्ट 1/f रिप्रेजेंट्स अ नेगेटिव नंबर। f अपने आप में एक नेगेटिव नंबर है, तो 1/f इसलिए नेगेटिव है, समझ गए। ये ध्यान रखना, इसमें साइन की बहुत गड़बड़ होती है, तो एक बार इस टेबल को देख लो फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद यही सारे पैरामीटर्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये भी उसी के जैसा ही है। इनफैक्ट कॉन्वेक्स मिरर देखो तो ये कॉन्केव मिरर का भाई है, बस ये अगर लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो जाती है कॉन्केव हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी चीजें उसके पैरेलल ही है, बस फर्क ये है कि ये इस तरफ मुंह करके बैठा है और वो उस तरफ मुंह करके बैठा था। बाकी रे डायग्राम भी काफी कुछ एक जैसे ही दिखती है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, वापस इसको मैंने 4 रीजन में तोड़ा। ये रीजन 1 जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉजिटिव इंफिनिटी तक, फिर ये फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल से फोकस, और ये फिर मिरर के पीछे का रीजन, 4 रीजन है। अब रीजन 1 में ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है यहाँ पे इमेज बनती है, बिल्कुल उसी तरह की बात है यहाँ पे, है ना। रीजन 1 से रीजन 2 में बनती है और रीजन 3 से रीजन 4 में इमेज बनती है, तो वही बात यहाँ पर भी है। तो रीजन 1 में ऑब्जेक्ट रखा तो रीजन 2 में इमेज बन जाएगी, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, समझ गए। ये दोनों के दोनों पीछे ही हैं, मिरर के फ्रंट तो इधर है ना, ये दोनों के दोनों पीछे ही हैं, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, राइट। और मैग्निफिकेशन डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यहाँ पे रखते हो तो जैसे वहां पर भी रीजन 1 से रीजन 2 में जब बनती है तो डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड बनती है, तो वही काम यहाँ पर भी होगा, डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा, बस रियल वर्चुअल पार्ट अलग आ रहा है, बाकी सब चीजें एक जैसी आ रही है टेबल में, ठीक है। फिर रीजन 2 में रख दोगे तो रीजन 1 में एनलार्ज इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल होगी, ठीक है, क्योंकि मिरर के पीछे ही चल रहा है सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। और रीजन 3 में क्या है, रीजन 3 में रखोगे तो रीजन 4 में इमेज बनेगी, ठीक है। और क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। अब ये देखो मिरर के सामने इमेज बन रही है तो ये रियल इमेज है, समझ गए। तो क्या रहा होगा, ऐसे करके ऐसे कन्वर्जेंट रेज आ रही होंगी रीजन 3 में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं इमेज बना रही होंगी, समझ गए। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इधर इस रीजन में अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी रियल इमेज बन जाएगी हमारी। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। ओके, और एनलार्ज और इरेक्ट इमेज होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है तो, और ऑब्वियसली वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। और रीजन 4 है, तो रीजन 4 वाला कौन सा केस है, ये वही अपना रियर व्यू मिरर जो कार का होता है वो वाला केस है। तो इस केस में क्या होगा, रीजन 4 में अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रियल है और इमेज वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। कार में देखा ना रियर व्यू मिरर में वो छोटी छोटी दिखाई देती है पूरी, वो इसलिए होता है ताकि उसको कॉन्वेक्स इसलिए रखते हैं ताकि फील्ड ऑफ व्यू उसका लार्ज रहे। सोच के देखो, अगर ये कॉन्वेक्स है तो इधर से भी रेज उसमें पड़ेंगी, इधर से भी रेज पड़ेंगी। जैसे समझो मैं गाड़ी आगे ड्राइव कर रहा हूँ, मिरर मेरा ऐसे कॉन्वेक्स है, तो इधर कोई फार फील्ड में भी अगर मेरा कोई बाइकर जा रहा है तो उसकी इमेज भी रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंख में पड़ेगी, ठीक है। इसलिए कॉन्वेक्स यूज करते हैं ताकि फील्ड ऑफ व्यू मेरा बड़ा मिले। अगर कॉन्केव होगा तो फील्ड ऑफ व्यू और छोटा हो जाएगा मेरा, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और इसीलिए वो डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, इसलिए ऐसा लगता है वो, मतलब समझ गए, डिमिनिश तो करके यानी पास पास नहीं दिखते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, पास पास ऐसे नहीं, सॉरी पास पास नहीं, डिमिनिश तो दूर दूर दिखते हैं, इसलिए लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर टू बी, समझ गए। क्योंकि क्योंकि छोटे छोटे दिख रहे हैं तो छोटे छोटे से ऐसा लगता है कि बहुत दूर होंगे, लेकिन वो दूर नहीं होते, वो डिमिनिश्ड इमेज की वजह से दूर दिख रहे हैं। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत सारे मिरर्स पे लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर टू बी, ठीक है। तो समझ में आ गया, क्लियर है सभी को। तो चलो डेरिवेशंस तो हमने बहुत सारे देख लिए, अभी एक छोटा सा एप्लीकेशन कर लो। सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बट मेक श्योर दैट यू गेट द साइन कन्वेंशन राइट। इसमें ऑप्टिक्स में भी बता रहा हूँ, ऑप्टिक्स में मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते। ऑप्टिक्स में जनरली तुम जेई के भी क्वेश्चन देखोगे, मेजोरिटी क्वेश्चंस आर इजी, दे आर जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन फिर भी बच्चे स्कोर नहीं करते। क्यों नहीं स्कोर करते, बच्चे प्लस माइनस की थोक के भाव गलतियां करते हैं, ठीक है। तो हाँ 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 बिल्कुल, होलसेल में गलतियां होती है इसमें, मैं बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे बच्चों के बहुत प्लस माइनस थे, क्या है, खूब बड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते गए मल्टीपल इवेंट अगर तुम्हारा हो रहा है तो एक मिरर से प्रोसेस किया, फिर लेंस से प्रोसेस किया, फिर प्रिज्म से प्रोसेस किया, उसमें एक जगह अगर गलती कर दी तो पूरा लास्ट तक आंसर गलत आ जाएगी। तो इसमें क्या है, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में खास ध्यान रखना है, कहीं पे भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। साइन कन्वेंशन शुड बी परफेक्ट, ठीक है। वहां पे एक जगह गलती की तो 10 मिनट भी लगाओगे और आंसर भी फिर गलत निकालोगे, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। हाँ, तो क्या है हमारी सिचुएशन, कोई मकड़ी है, टेरेंटुला, खूब बड़ी सी मकड़ी होती है, ठीक है, मेरे ख्याल अफ्रीका की मकड़ी होती है। टेरेंटुला ऑफ हाइट h सिट्स कॉशियसली बिफोर अ स्फेरिकल मिरर whose focal length has absolute value 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मकड़ी जो है देख रही है स्फेरिकल मिरर को, ठीक है, ओके। और f mod 40 दिया, ऑब्वियसली कॉनकेव मिरर है तो
इसलिए एफ मॉड समझ गए कि नहीं स्फेरिकल मिरर पता नहीं है, स्फेरिकल मिरर बोला तो कॉन्केव अज्यूम नहीं करना, लेकिन एफ मॉड 40 दिया है तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आगे देखते हैं। इमेज ऑफ टैरेंटुला प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर हैज द सेम ओरिएंटेशन एज द टैरेंटुला एंड हैज अ हाइट 0.2 h, मतलब क्या एरेक्ट इमेज बन रही है टैरेंटुला की, एरेक्ट इमेज बन रही है, सेम ओरिएंटेशन का एरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। अब क्या पूछा है हमारे को, इज द इमेज रियल और वर्चुअल एंड इज इट ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द टैरेंटुला और द ऑपोजिट साइड। अब तुम्हारे को वो टेबल सोचना पड़ेगा कि एरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है हमारी डिमिनिश्ड भी बन रही है, दिख रहा है 0.2 h, एरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। तो ये किससे बनता है आप सोच के देखो, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। और फिर ये बताना है कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड पे है ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। तो बोलना नहीं, बस अपना नोटबुक में लिखो, इसको सोच के लिखो। और क्या लिखा, इज द मिरर कॉन्केव और कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ एफ एंड साइन इंक्लूडेड। और फिर तीसरा क्या पूछा, हाउ फार इज द टैरेंटुला फ्रॉम द मिरर, ये मैंने ऐड किया। तो इसके एबीसी 3 पार्ट्स हैं, जल्दी से इसको खत्म करो, फिर आज की क्लास के लिए ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, करो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली बात कॉमन सेंस वाली बात है, टैरेंटुला मकड़ी है असली में, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए। तो ये तो पहली बात ये है कि टैरेंटुला बोल दिया, इसके तक बोलने की जरूरत नहीं कि रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इट इज अ रियल ऑब्जेक्ट। और हमारे पास क्या आ रहा है, डिमिनिश्ड इमेज और एरेक्ट इमेज आ रहा है। तो डिमिनिश्ड एरेक्ट इमेज कहाँ पे आती है, तुम्हें पता है कॉन्वेक्स मिरर से ऐसा मिलता है, ठीक है, तो इट्स अ कॉन्वेक्स मिरर अरेंजमेंट, राइट। तो अवर मिरर मस्ट बी अ कॉन्वेक्स मिरर। इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी तो ऑपोजिट साइड पे होगी, ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड पे होता है, ठीक है। और फिर फोकल लेंथ क्या आ जाएगी हमारी, वो प्लस, क्योंकि मॉड दे रखा था एफ मॉड, तो अभी मुझे पता है कॉन्वेक्स है तो एफ मॉड पता है, तो एफ पॉजिटिव ही है इसका, तो 40 से प्लस 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या है मेरा 1/v प्लस 1/u मेरा 40 है, राइट, और माइनस v बाई यू मेरा प्लस 0.2 है। ध्यान रखना मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, एरेक्ट इमेज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, तो माइनस v बाई यू 0.2 है और 1/v प्लस 1/u मेरा 1/40 है। तो अभी देख लो, तो बस दो दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस आप सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली सॉल्व करके u इक्वल टू -160 और v इक्वल टू +32, यानी मिरर से 162 सेंटीमीटर सामने की तरफ वो बैठी हुई है और इमेज उसकी मिरर से पीछे 32 सेंटीमीटर दूर बन रही है। तो ये समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ, ठीक है, क्लियर, ओके सो ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इसके आगे ऑप्टिक्स में हम लोग और कुछ चीजें देखेंगे, जैसे u वर्सेस v का ग्राफ और x वर्सेस y का ग्राफ। इनफैक्ट एक्स वाई का ग्राफ जो प्लॉट करना है वो ज्यादा आसान है, एक्स वाई इक्वल टू एफ स्क्वायर जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, और उसके बाद u और v हमें पता है उसके शिफ्टेड ग्राफ ही बेसिकली, इज इट नॉट, क्योंकि वो मतलब समझ गए, शिफ्ट करके हम निकालेंगे। तो ये सब अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, ये सब अगली क्लास में करेंगे। और उसके बाद फिर रे ट्रेसिंग वगैरह देखेंगे और फिर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो विल डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।